So hello everyone, I am back and today I will start the part 2 of fundamental unit of life. So let's start it. The shape and size of cells are related to the specific function they perform. It means जो shape और size रहता है cells का वो relate करता है कि उनमें कौन से functions हैं. Some cells like amoeba have changing shapes. In some cases the shell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cells have a typical shape. कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा उसमें क्या होता है जो शेप रहता है वो चेंज होता रहता है किसमें अमीबा में. इन सम केसेस कुछ केसेस में जो शेल का शेप है वो मोर भी रहता है और लेस भी रहता है, फिक्स भी रहता है और पेक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल. जैसे कि जो नर्व सेल है वो एक टिपिकल सेल है. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. हर लिविंग सेल में एक कैपेसिटी रहती है जिससे वो क्या करता है, फंक्शंस परफॉर्म करता है. और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे लिविंग फॉर्म की, हमारे ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही होता है. ओके, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म्स दिस बेसिक फंक्शंस. अब जो लिविंग सेल्स है वो ऐसी फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं. We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human beings. This means that different parts of the human body performs different functions. The human body has a heart to pump blood, a stomach to digest food, and so on. Similarly, division of labor is also seen with a single cell. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Okay. जैसा कि हम जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीज़न ऑफ लेबर की एक प्रोसेस रहती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में रहती है. इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं. जैसे कि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, जो स्टमक है वो डाइजेस्ट करता है हमारा फूड और ऐसे बहुत सी चीज़ें. उसी प्रकार जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो सिंगल सेल में भी पाया जाता है. इनफैक्ट इनके पास कोई सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स रहते हैं इनके पास जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स. सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं जिसको बोला गया है यहाँ पे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स. ईच काइंड ऑफ सेल organelle perform a special function such as making a new material in the cell, clearing up the waste material from cell, and so on. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. Each kind of cell, हर एक काइंड के सेल ऑर्गेनल रहते हैं, उनके पास अपना अपना फंक्शन रहता है. जैसे कि वो नया मटेरियल बनाता है सेल में, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करता है और ऐसी बहुत सी. जो सेल है वो रहता है और परफॉर्म करता है फंक्शंस क्योंकि विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनल्स. वो कैसे फंक्शन को परफॉर्म करता है, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनल्स. दिस ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल. और यही ऑर्गेनल्स बनाते हैं हमारे सेल की बेसिक यूनिट. इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन. दिस मीन्स ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सेल में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके पास सेम ऑर्गेनल्स रहते हैं. ये मैटर नहीं करता कि उनका फंक्शन क्या है और वो किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. व्हाट इज़ सेल मेड अप ऑफ. सेल किससे बने हैं और उनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल का, ये पढ़ते हैं. We saw above that the cell has a special component called organelles. How is cell organized? हमने ऊपर देखा कि जो सेल के पास एक स्पेशल कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनल्स. अब ये जो सेल है वो ऑर्गेनाइज कैसे हैं. इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप वी विल कम अक्रॉस द 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट. अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें उसके 3 फीचर्स मिलेंगे इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. हर एक सेल में 3 फीचर्स पाए जाएंगे जब हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखेंगे.
First, plasma membrane, second, nucleus, third, cytoplasm. All activities inside the cell and interactions of the cell with its environment are possible due to the three features. जो सारी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर होती है और जो इंट्रैक्शंस होता है सेल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ, यह सिर्फ 3 फीचर्स के कारण पॉसिबल है. अब हम और इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है सेल का, दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो उसका कंटेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अलाउ करता है और परमिट करता है एंट्री और एग्जिट मटेरियल्स की अंदर और बाहर. It also prevents movement of some other materials. और ये जो दूसरे मटेरियल्स है उसका मूवमेंट में भी प्रिवेंट करता है. जो द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इस कारण जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि सिलेक्ट करके अलाउ करना मटेरियल्स को. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस. And this is called plasma membrane, this line outermost covering. And selectively permeable means these are materials. The plasma membrane choose these materials and allow it in and allow it out. Hope you will understand it. We will move next and we will more understand it. How does the movement of substances take place into the cell? How do substances move out of the cell? अब मूवमेंट जो होता है सब्सटेंस का वो कैसे होता है, ये बाहर कैसे जाते हैं, अंदर कैसे आते हैं, सब हमें देखना है. Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 और O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे आते हैं, डिफ्यूज़न की प्रोसेस से. हम पढ़ेंगे क्या प्रोसेस होती है. हमने वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर्स. हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है. वी सो दैट देयर इज़ नो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो. हमने देखा है कि एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, लगातार मूवमेंट होता है सब्सटेंस का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन. Something similar to this happens in cell when, for example, some substances like CO2, which is cellular waste and requires to be exerted out by the cell. सेल में भी ऐसे ही कुछ होता है, जैसे कि कुछ सब्सटेंस जैसे कि CO2 जो कि एक वेस्ट है और इसको सेल के बाहर निकालना जाना चाहिए. एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल. जब सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाता है, तो वो अंदर आ जाता है. इन द सेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो एज़ कम्पेयर टू दैट इनसाइड ऑफ सेल. सेल के अंदर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लो रहता है. और जैसे ही जैसे डिफरेंस आ जाता है, मतलब जो लो कॉन्सेंट्रेशन वो सेल के अंदर आ जाता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर आ जाता है, तो जो CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल और CO2 क्या करता है, बाहर हो जाता है. जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है. ये एक सेल है, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है. तो जो CO2 है वो अंदर आ जाता है और फिर जैसे इसमें फिर क्या होता है, धीरे से यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तब ये CO2 बाहर चल जाता है. यही जो प्रोसेस होती है ना, उसको ही हम डिफ्यूज़न की प्रोसेस बोलते हैं. डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, इसको ही हम ये बोलते हैं डिफ्यूज़न की प्रोसेस. ये सेल में होता है जिससे CO2 बाहर निकल जाता है. अब आगे पढ़ते हैं. From region of high concentration to region of low concentration. Similarly, O2 enters the cell by the process of diffusion. O2 जो है ऑक्सीजन, वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है, सेल के अंदर आ जाता है. जब लेवल जो रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment.
जो डिफ्यूज़न है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, सेल्स के बीच में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। वाटर ऑल्सो ओबेज लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल इज कॉल्ड। जो वाटर है वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को भी मानता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो ऐसा होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं, आगे देखते हैं हम इसको, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। जो मूवमेंट होता है वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास इज़ अल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। वो इससे भी अफेक्ट होता है कि उसके वाटर के अंदर कितने सब्सटेंस डिजॉल्व्ड है। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached. जो ऑस्मोसिस है एक पैसेज है वाटर का जिससे वो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से सिलेक्टिवली परमिएबल से जाता है लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे कि ये एक सेल है, यहाँ पे हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये यहाँ से जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल से, यहाँ क्रॉस होता है, फिर लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है, और ये जो प्रोसेस होती है ना उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूज़न की प्रोसेस नहीं होती, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। ओके, व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। क्या होगा अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर के सॉल्यूशन या सॉल्ट के सॉल्यूशन में वाटर में मिला के रख दे, क्या होता है? तो हम देखते हैं नेक्स्ट। 3 थिंग्स कुड हैपन, 3 चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, meaning that outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. सराउंडिंग, मीडियम सराउंडिंग में क्या हो, इन द मीडियम सराउंडिंग जो सेल रहता है उसमें हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन रहता है सेल में, मतलब जो आउटसाइड का जो सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट है, और जो सेल है उसमें क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, और इस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो दोनों डायरेक्शंस में जा सकते हैं, पर मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। यहाँ पे मीडियम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, मतलब जो सराउंडिंग है वहाँ मीडियम रहेगा, जैसे कि वाटर आएगा भी और जाएगा भी, बट जो सेल में वाटर ज़्यादा आएगा जितना वो बाहर जाएगा। इससे क्या होगा, जो सेल है वो फूल जाएगा। ओके, सो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे मीडियम सराउंडिंग है एंड द सेल has a high water concentration than the cell. मतलब सराउंडिंग जो सेल के पास जो मीडियम है वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर से। If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. जो मीडियम है उसके पास सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के पास जितना कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे बताया गया है कि जो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर है और लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन अंदर है। तो यहाँ पे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यहाँ अंदर कलेक्ट हो रहा है और जो सेल है वो स्वेल अप हो रहा है। अगर मीडियम में सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर भी और अंदर भी सेम है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट ऑफ गोइंग इज इन द सेम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट, सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज। जो वाटर है वो अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा,
पर इक्वल अमाउंट में जाएगा, तो इसलिए हम इसमें बोल रहे हैं कि जो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है और जो सेल का साइज़ है वो सेम रहेगा। और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। If the medium has a lower concentration of water than the cell, अगर जो मीडियम है उसमें लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का सेल से, मतलब कि very concentration solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. The cell, again water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore, the cell will shrink. यहाँ पे सेल है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से जाता है वाटर, तो ये बाहर हो जाएगा और जो सेल है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, मतलब पिचक जाएगा, पतला हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखा, जिसमें क्या होता है, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है बाहर रहता है और लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर रहता है, तो बहुत सारा पानी भरा जाता है, मतलब वाटर भरा जाता है और जो सेल है वो स्वेल अप हो जाता है। सेकेंड में हमने देखा कि जो सराउंडिंग में सेम कॉन्सेंट्रेशन है, कोई मूवमेंट होता ही नहीं है और सेल जो रहता है वो ऐसा कि ऐसा ही रहता है। थर्ड में हमने देखा ये सेल है, सेल में यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन बाहर है और हाई कॉन्सेंट्रेशन अंदर है, तो सारा वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस से बाहर चल जाता है और जो सेल है वो पूरा श्रिंक हो जाता है। ये 3 प्रोसेस होती है जब हम एक्टिविटी क्या करते हैं, जब हम एनिमल सेल को या फिर प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन में वाटर में रखते हैं। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। एक्टिविटी दी है, हम यहाँ से पढ़ेंगे। Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Unicellular freshwater organisms and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is an example of osmosis. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और जो बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं उसमें क्या वाटर आ जाता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, और जो प्लांट रूट से जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का वो भी एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल ही है। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of cell. तो सेल की लाइफ में डिफ्यूज़न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है वो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। इन एडिशन टू दिस, द सेल also obtains nutrient from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. डिफ्यूज़न जो है सेल के पास न्यूट्रिशन आते हैं उसके इन्वायरमेंट से। जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है वो बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं सेल के ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जो कि एनर्जी देते हैं सेल को। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनता है। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम सेल के अंदर प्रेजेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस कारण जो सेल है वो फूड ले सकता है, मटेरियल्स ले सकता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। Such processes are known as endocytosis. जिससे एंडोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे सेल मेम्ब्रेन क्या कर सकता है,
फूड को इनगल्फ कर सकता है ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। अमीबा इस प्रोसेस से ही अपना फूड लेता है। सो हियर इज़ द पार्ट 2. Part 3. Here is the end of this video. So if you like my channel, please subscribe it and give it likes. Thank you so much. Next part will be, I will share with you very soon. For now, bye bye.